Good morning, everyone. As you know, that yesterday we studied first chapter of geography. So today we will study next topic of that lesson, and the next topic is atmosphere. Okay, let's start. It is a gaseous layer which surrounded the Earth and is kept in a place by Earth's gravitational pull. The air around us comprises a mixture of gases, out of which nitrogen is most abundant, constituting 78% of total amount. जैसे जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो हवाओं का मिक्सचर है उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। वो कहाँ तक है? जहाँ तक हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, जहाँ से सारी चीज़ें पृथ्वी पर खींचकर आ जाती है, उतने दूर को क्या बोलते हैं हम? एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? जैसे आप जानते हैं वो है नाइट्रोजन। कितना है? तो 78% है। नाइट्रोजन इज इनिशियल टू मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये किस लिए ज़रूरी है? तो ये ज़रूरी इसलिए है नाइट्रोजन, क्योंकि ये सॉइल को क्या करता है? फर्टाइल करता है, उपजाऊ बनाता है। ऑक्सीजन मेक्स अप फॉर 21% ऑफ द एयर एंड इज एन इसेंशियल लाइफ गिविंग गैस। सब जानते हैं, अभी जानते हैं कि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसको लाइफ गिविंग गैस भी बोला जाता है। Gases found in a small amounts include carbon dioxide, which is required by plants during the process of photosynthesis. It is a greenhouse gas and is responsible for keeping the atmosphere warm. कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि अदर गैस। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही क्या करता है? हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखता है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि अदर गैस। क्यों? क्योंकि ये हमारे पृथ्वी को गर्म रखता है, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखता है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोटोसिंथेसिस क्रिया में भी ये ज़रूरी होती हैं, जो प्लांट्स द्वारा किया जाता है। ठीक है। और ये ग्रीन हाउस गैस भी इसको बोलते हैं। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही बोला जाता है। वाटर वेपर इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर विच कंडेंसेस एंड कॉजेज ऑफ प्रेसिपिटेशन। वाटर वेपर भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यही क्या बनता है? यही बनता है वर्षा का कारण। और जानते हैं कि वाटर वेपर ही ऊपर जाकर कंडेंसेस होता है और फिर वह वर्षा के रूप में नीचे आता है। तो वाटर वेपर भी उतना ही ज़रूरी है। ओजोन गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ये भी एक गैस है। ओजोन एक गैस है जो क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है। किससे? अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरण, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है, हार्मफुल है, उसको हमारे तक आने से रोक देता है और उसको ऊपर से ही ओजोन लेयर जहाँ पर बना हुआ है वहीं से वो वापस भेज देता है, उसको पृथ्वी पर आने नहीं देता। ओके। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस लेयर विच ईच ऑफ विच हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसको अलग अलग भाग में बांटा गया है। पहला भाग इसका क्या? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज अ बॉटम मोस्ट लेयर एंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ ऑल वेदर एक्टिविटी ऑक्योर हियर। ये सबसे पहला लेयर है, सबसे नीचे वाला लेयर है हमारा एटमॉस्फेयर का, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी लेयर में होती हैं। उसको बोलते हैं क्या? ट्रोपोस्फेयर। जैसे में बारिश, बिजली का कड़कना, आंधी, जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो इसी लेयर में होती हैं। दिस लेयर आल्सो कंटेन्स ऑल लाइफ सस्टेनिंग गैसेस। याद रखिएगा, जीवन जीने के लिए जो गैस महत्वपूर्ण होती हैं वो इसी लेयर में हैं। यानी इस लेयर के बाद आप जब ऊपर जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन
नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकेंड लेयर आता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर लाइज जस्ट एबव स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर लाइज जस्ट एबव ट्रोपोस्फेयर एंड कंटेन द ओजोन लेयर। यानी ट्रोपोस्फेयर के बाद जो लेयर आता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। इसी स्फेयर में याद रखिएगा ओजोन लेयर होता है जो हमें पराबैंगनी किरण यानी अल्ट्रावायलेट रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। इसी लेयर में होता है ओजोन लेयर। किस लेयर में, ट्रोपोस्फेयर। याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर भी होता है। समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर इज ए नेक्स्ट लेयर। उसके बाद ये तीसरा लेयर है। दिस लेयर कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नोन एज आयंस। इस लेयर में इसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। ये हम हेल्प करता है किस में, कम्युनिकेशन में। विच हेल्प इन रेडियो कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्टेंस प्लेसेस ऑन अर्थ। ठीक है, यानी जितने भी हमारे सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट जानते हैं क्या होते हैं, जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर पाते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो सुन पाते हैं। ये सारे इसलिए कर पाते हैं इनका इस्तेमाल क्योंकि जो एक मेसोस्फेयर है इसी लेयर में हमारे सैटेलाइट्स क्या करते हैं, स्थापित किए जाते हैं। मेसोस्फेयर में ही सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, ये याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, इसके पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट लेयर यानी लास्ट लेयर, वो होते हैं एक्सोस्फेयर। जैसा इसकी नाम है, इसको बोलते हैं बहिर्मंडल। इट इज द आउटमोस्ट लेयर विच मैरिज इनटू द स्पेस। यानी इसके बाद जितने भी ऊपर के जो लेयर होते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। ठीक है, व्हेन एटमॉस्फेरिक कंडीशन which include wind, temperature, humidity, precipitation and atmospheric pressure are subject to change, they causes changes in weather and climate। याद रखिएगा कि जितने भी एटमॉस्फेयर में हमारे बदलाव होते हैं या इसके जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो बोले हैं वाइंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें अगर बदलाव आएगा, अगर इन सबों में बदलाव आएगा जो टिक किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे वेदर और क्लाइमेट में भी बदलाव आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर टेम्परेचर बदलेगा, वाइंड्स बदलेंगी, ह्यूमिडिटी में कुछ चेंजिंग आएंगे, बरसात होने लगेगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऊपर नीचे होगा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, हमारा मौसम बदलेगा। जैसे कि आजकल मौसम बदल रहा है, अचानक बारिश होने लग रही है तो धूप हो जा रहा है। ये सारी क्यों है, क्योंकि ये जितने भी इसके पार्टिकल्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, इसमें चेंजिंग आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मौसम बदल जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर। जैसा कि नाम है हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल। ठीक है, द हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू ऑल द वाटर बॉडीज़ ऑन द अर्थ सरफेस। यानी अर्थ सरफेस पे जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, इंक्लूड्स वाटर बॉडीज़ लाइक ओशियन, सी, रिवर, लेक, ईटीसी। यानी जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं सब हाइड्रोस्फीयर के अंग हैं। एज यू नो दैट अर्थ इज कवर्ड विथ 27% ऑफ वाटर। ये तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी पे हमारे धरती का 70% भाग किससे ढका हुआ है, तो पानी से। एंड आउट ऑफ दिस 97% इज फाउंड इन ओशियन, सी, ईटीसी, विच इज सैलिन, एंड रेस्ट 3% इज फाउंड इन रिवर, स्ट्रीम, लेक, आइस कैप और ग्लेशियर। जानते हैं कि जितने भी पानी है हमारे अर्थ पे, उसमें 97% ओशियन और सी में पाए जाते हैं। और वो कैसे होते हैं, सैलिन यानी खरे होते हैं। उसका यूज़ हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, उसका यूज़ हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर वो सैलिन है यानी खरा है तो हमारे लिए यूज़लेस है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है,
और बाकी जो 3% पानी बचता है वो किस में है, तो रिवर में है, स्ट्रीम में है, लेक में है और ग्लेशियर के रूप में है। वाटर इज इन अ कंटिन्यूअस मोशन ऑन द अर्थ एंड दिस कंटिन्यूअस मोशन इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब आप जानते हैं कि पानी क्या होता है, हमेशा मूव करते रहता है, एक लेयर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से फिर पहले। कैसे, अब सोचिए, सुनिए। हाइड्रोस्फीयर यानी हर वो जगह जहाँ पे पानी होता है। पानी सूर्य के प्रकाश जब पड़ता है तो गर्म होकर क्या होता है, कंडेंसेस होकर वो हाइड्रोस्फीयर से किस में आता है, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाता है ना। फिर वहाँ से कंडेंसेस होकर बारिश के रूप में कहाँ आता है, ज़मीन पे। ज़मीन को बोलते हैं हम लिथोस्फीयर। यानी हाइड्रोस्फीयर से गया एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से घट के फिर कहाँ पे चेंज होकर कहाँ पे आया, लिथोस्फीयर में। ये चेंज होते रहता है हमेशा, ये हर रोज़ होते रहता है। इस साइकिल को क्या कहते हैं हम, या तो वाटर साइकिल कहते हैं, या वाटर साइकिल कहें, या फिर हम इसको कहें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। फॉर्म ऑफ हाइड्रोस्फीयर, water gas evaporate into the atmosphere when condensations take place and then it form raindrops. Water falls on the lithosphere, so in this way water kept on moving from one sphere to another. इस तरह क्या होता है, एक स्पेयर से दूसरे स्पेयर में यह मूव करते रहता है। इसी साइकिल को हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है। हाइड्रोस्फीयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल स्पोर्ट्स ऑफ लाइफ। जाहिर सी बात वो है, हाइड्रोस्फीयर बहुत ज़रूरी है, पानी नहीं तो कुछ नहीं। इट प्रोवाइडेड द हैबिटेट ऑफ मरीन लाइफ। याद रखिएगा, ये मरीन लाइफ यानी जलीय जीव के लिए क्या करता है, लाइफ प्रोवाइड करता है, हमारे लिए पीने के लिए पानी देता है। ठीक है। एंड फूड ऑफ द फॉर्म ऑफ फिश, श्रीन, कॉप्स and etc international made is carried on the rivers and the ocean। जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल मेड यानी जो सामानें देश विदेश से बाहर से बनती हैं वो एक देश से दूसरे देश में कैसे जाती हैं, तो सी या रिवर्स के द्वारा आती जाती हैं। एयर रूट से भी जाते हैं, लेकिन एयर रूट से उतनी हैवी मात्रा में नहीं ले जाए जा सकते हैं, इसलिए वो ओशियंस का करते हैं। और ओशियन में जानते हैं बहुत तरह तरीके से जीव पाए जाते हैं, उन जीवों को लोग खाते भी हैं, तो ये फूड भी प्रोवाइड करता है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में जो बारिश का पानी होता है वो कहीं ना कहीं ओशियन और सी से ही इवापोरेट होकर होता है। तो याद रखिएगा, ओशियन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस हैं। ठीक है। तो इस जितने टॉपिक हम लोग आज पढ़ें समझे, उस टॉपिक से रिलेटेड आप सभी को कल मैंने खुद क्वेश्चन दिया था, आज आपको खुद क्वेश्चन कम से कम 5 बनाने हैं और उसका आंसर भी लिखना है। ओके, धन्यवाद।